तो देखो आज जो चैप्टर है ना हमारा, वो मैथ का चैप्टर नंबर 3 है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल। इस चैप्टर की जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं वो तो डिस्कस करेंगे। हम इस चैप्टर है ना 8th क्लास के बेसिक से स्टार्ट करेंगे। 8th क्लास का बेसिक क्या है? 8th क्लास में चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात है तो हमने उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या लीनियर वो है, किसने इक्वेशन कहाँ है, वन और वेरिएबल का क्या मतलब है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, वेरिएबल से ही स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल को हम फुल फॉर्म में कहें हैं वेरी प्लस एबल। दिस इज नॉट वेरी, दिस इज VARY। इट मीन्स चेंज, इट मीन्स चेंज या फिर अल्टर भी लिखा करें, इसने अल्टर सिनोनियम है चेंज होने का, मतलब कि जो क्या हो सकता है, बदल सकता है, चेंज हो सकते हैं जो बदल सकते हैं, जैसे XY Z। हम मेनली नहीं यूज करा करें, ऐसा नहीं कि यही है, हम STU वगैरह से भी बना दिया करें बहुत बार हमारे वेरिएबल। अब वेरिएबल हैं तो फिर एक चीज़ और होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट को हिंदी में बोलते जो स्थिर रहेंगे, स्थिरांक लिखा करें इन्हें, स्थिर रहने वाले अंक। जैसे अगर मैं लिख दूँ 5, किसी भी क्वेश्चन में 5 लिखा हो तुम्हें पता कि 5 की वैल्यू कितनी है। किसी भी क्वेश्चन में 10 लिखा है तुम्हें पता उस 10 की वैल्यू कितनी है। क्या सही बात है नहीं? ठीक है जी, यहाँ तक काम नहीं चलेगा। कांस्टेंट और वेरिएबल तो हमारी, मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आराम से समझेंगे। फिर क्या इंपॉर्टेंट है कि जी कांस्टेंट तो जो नहीं बदलते, वेरिएबल जो बदलते हैं। अब क्या ज़रूरत पड़ी इस चीज़ की, एग्जामिनर ये कह दे कि राम के पापा की उम्र राम की उम्र से 4 गुनी थी। अगर मुझे राम की उम्र ना पता हो और मैं राम की उम्र को लेट्स जूम कर ले, लेट मान ले राम की उम्र कितनी है, एक्स की पता नहीं है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और फादर की कितनी हो जाएगी राम के, मैंने कहा इसके 4 गुने से भी 3 ज़्यादा, इसे 4 गुने से भी 3 ज़्यादा। अब देखो अगर कोई ये कहे कि किसी ने कहा राम की उम्र तो 5 है, तो नहीं, इस लिखी हुई बात को बहुत अच्छे से समझना सीखो। इसने कहा कि जो भी एक्स की वैल्यू होगी मैं उसका 4 गुना करके उसमें 3 ऐड करूंगा। तो अगर राम की उम्र 5 है तो 5 का मैं 4 गुना करूँगा कितना, और उसमें 3 ऐड करूंगा, वो किसकी उम्र आएगी, राम के। अगर मैं राम की एक्स की वैल्यू 7 कह दूं, जरूरी है ये हमारे इस 10th क्लास के लिए भी पूरी की पूरी जरूरी है। अगर मैं राम की वैल्यू 7 कह दूं तो 7 का कितना करना है मेरे को, 4 टाइम 28 प्लस 3 क्या हो जाएगा 31। ये किसकी उम्र आ गई, राम के पापा की। और भी कितनी वैल्यू पुट कर सकते हैं, सो मैनी, जिसको हम इनफाइनाइट भी कह सकते हैं। सो मैनी का मतलब है इनफाइनाइट भी कह सकते हैं। क्या समझ में आई भाई बात? अब जब इनफाइनाइट कहेंगे तो ये बात हमें एक तो चलिए आ गई। फिर अब लीनियर इक्वेशन इन चैप्टर का जो 8th क्लास का चैप्टर था उसका नाम था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक ही वेरिएबल से बनाई हुई है हमने ये चीज, है ना। तो जैसे उनके एग्जाम्पल थे 2-4, जैसे कि 5x + 7 = 3x + 19 ऐसे लिख दिया मैंने। अब ना यहाँ पे एक टॉपिक है, एक चीज को कहते हैं हमें लाइक ट्रम। क्या बोलते हैं, लाइक ट्रम। लाइक मैंने एक समान, लाइक मैंने एक समान। जैसे ये बताओ भाई तुम, अगर मैं ये कहूँ कि x + 4 को सोल्व करो तो जनरली बच्चे क्या कर देंगे, इसने 4x कर देंगे या नहीं कर देंगे। क्यों कर देंगे, उनको पता ही नहीं कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं।
इसका मतलब है x में 4 ऐड करना है और इसका मतलब है x में 4 की मल्टीप्लाई करनी है। और दोनों बातों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जी। ना समझ में आ रहा हो तो दूसरे टॉपिक से स्टार्ट करके देखते हैं। देखो x प्लस 4 क्या बराबर होगा 4 इंटू एक्स के? नहीं। ये देखो हम यही चीज़ें समझ रही हो कि यहीं पे ज़्यादा मिस्टेक हो रही है बच्चों की। मैंने कहा कि 5 ले लो वैल्यू x की, तो यहाँ ये तो क्या कह रहा है हमें कि 5 में 4 को ऐड करो। ये क्या कह रहा है कि 4 में 5 को। ये कितना आया? ये कितना आया? क्या बराबर है? नहीं। तो पहले वेरिएबल के ऊपर जो ऑपरेशंस है ना, जिनको हम प्लस माइनस कहते हैं, हमारा वो सीखना बहुत ज़रूरी है कि मैं x को x से मल्टीप्लाई करूं तो किसी सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? पावर ऐड हो जाती है, मैं स्क्वायर हो जाता है। मैं x में x को ऐड करूं तब क्या होगा? यहाँ पे ये कह रहा है कि देखो एडिशन किया हमें और मल्टीप्लिकेशन को ना, किसको? मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं? सक्सेसिव एडिशन कहते हैं। सक्सेसिव एडिशन। सक्सेसिव एडिशन का मतलब मैंने कहा 4 इंटू एक्स, इसका मतलब है कि x को लगातार कितने बार ऐड कर दो? 4 बार ऐड कर दो। सक्सेसिव का मतलब लगातार ऐड कर। इस चीज़ को छोटा करने के लिए हमने 4x लिखा है यहाँ पे, ना कि 4x कुछ अलग चीज़ है और x का 4 बार ऐड करना कुछ अलग चीज़ है। तो यहाँ पे इसने कहा कि मैं x को x में ऐड कर रहा हूँ, सेम नंबर को सेम नंबर में ऐड करना मतलब उस नंबर का 2 गुना। सेम नंबर को 3 बार ऐड करना मतलब कि उस नंबर का 3 गुना। किसी नंबर के 2 गुणे में उसका 3 गुना ऐड करना है मतलब उस नंबर का कितने गुना हो जाएगा? 5 गुना। मैं x में y क्यों नहीं ऐड कर सकता? क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये x कौन है और y कौन है। मैं किसी सेम नंबर का तो गुणे लिख सकता हूँ, लेकिन डिफरेंट के नंबर के गुणे कैसे लिखूँ? कभी तुमने ऐसा लिखा कि 4 + 8 लिख दिया 2 इंटू 4? नहीं लिखा होगा, क्योंकि 4 अलग है 8 अलग है और 2 इंटू 4 इसका लिखना गलत हो जाएगा। क्योंकि लाइक टर्म इन्हीं को तो बोलते हैं। लाइक टर्म कौन डिसाइड करते हैं? हमारे वेरिएबल डिसाइड करते हैं भाई। लाइक टर्म कौन डिसाइड करते हैं? वेरिएबल। और वेरिएबल भी कैसे कि उस टर्म में क्या होने चाहिए? बिल्कुल सेम वेरिएबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम वेरिएबल। इवन पावर भी क्या होनी चाहिए? सेम। मतलब कि एक्स स्क्वायर लाइक नहीं है x के, क्योंकि x में तो एक x है, इसमें क्या है? x मल्टीप्लाई x है। दोनों बातें अलग अलग है। आशीष समझ में आ गई भाई बात? ठीक है। अब ये बात 8th क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते थे, कैसे कि जैसे मैंने अभी भी लिखा था 2x + 7 = 4x - 7 ऐसे आ गया। अब इनका सॉल्यूशन आसान था बहुत ज़्यादा। क्या कि वेरिएबल एक साइड कर लो, सेम साइड। वेरिएबल क्या कर लो? सेम साइड। और कांस्टेंट भी क्या कर लो? एक साइड। सेम साइड। ये चीज़ कभी फिर एक यूक्लिड का चैप्टर है वो कभी सिखाऊंगा तो वो समझाऊंगा कि जब ये इक्वेलिटी के इस साइड से लेफ्ट साइड से राइट लेके, इक्वेलिटी के, यार ध्यान रखना ये इक्वेलिटी है हमारी, इक्वेलिटी के लेफ्ट से राइट में लेके जाऊंगा। अगर किसी के प्लस में लिखा है तो उधर जाके माइनस का, तो ये 2x इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का, तो 4x माइनस, ये इधर माइनस का है तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट जाएगा तो प्लस का। 7 + 7 है 4x - 2x 2x। ये 2 इधर मल्टीप्लाई का है। जब मल्टीप्लाई की, अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, यही मिस्टेक है जो तुम्हारी 10th क्लास में जब क्वेश्चन कराऊंगा जब देखना कि अगर ये 2 पूरे x के मल्टीप्लाई में है तो इधर मल्टीप्लाई में तो पूरे के डिवाइड, तो पूरा कौन है?
14 के डिवाइड में 2, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 7। मतलब मैं क्यों सोल्व कर पाया इसको? क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल में था। किस में था? सिंगल वेरिएबल में। अगर ये डबल वेरिएबल में होता तो हम इसको सोल्व नहीं कर पाते। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक ही तरीका सोल्व करने का कि वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट कांस्टेंट एक साइड। क्या कभी ऐसे ऐसे ही आएगा? ना भाई, ऐसे भी आ जाएगा। जैसे 2/3x - 7 इज इक्वल टू 3/4x + 5, ऐसे भी आ सकता है। या इनके डिवाइड में ऐसे भी लिख सकते हैं। अब किस में होगा? फ्रैक्शन में। डरना अभी भी नहीं है, अब फ्रैक्शन सोल्व करेंगे। तो इधर ये प्लस का है या इधर ये माइनस का, उधर जाके तो जी 5/3 + 7/2 और 2/3x, ये इधर प्लस था उधर प्लस था, इधर आके माइनस का। हम कभी भी x का सॉल्यूशन नहीं करते। किसको नहीं सोल्व करते? हम केवल इनके कोफिशिएंट को सोल्व करते हैं जो इनकी गुणा में प्रेजेंट। जैसे x की गुणा में यहाँ है 2/3, यहाँ है 3। नीचे दोनों का क्या लेंगे? कितना आ गया? 12। 3 से डिवाइड कर, 3 4 जा 4 की डिवाइड कैसे सोल्व करते हैं कि इसको इससे डिवाइड करते हैं, जो आएगा क्यूशेंट उसकी मल्टीप्लाई ऊपर। तो 3 से डिवाइड किया 4 की डिवाइड 8, 4 से डिवाइड करा 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ है 9x इज इक्वल टू, यहाँ 3 का और 2 का एलसीएम 6। 3 से डिवाइड किया 2 की गुणा 10, 2 से डिवाइड किया 6, 3 की गुणा 7 के साथ है 21। अब देखो 8x - 2x है यहाँ पे, ये है 8x - 2x। सब्ट्रैक्शन करते वक्त मैंने देखा है बच्चों को कि वो हमेशा याद रखते हैं प्लस माइनस माइनस। क्या सोचते हैं वो? प्लस माइनस माइनस। लेकिन सब्ट्रैक्ट करते वक्त या मतलब ये इस तरीके से सोल्व करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि जब एक नंबर प्लस का हो और सेकंड नंबर माइनस का हो तो हमेशा हमेशा क्या करोगे? हमेशा डिफरेंस निकालोगे। क्या निकालोगे? x का यहाँ पे कोफिशिएंट है 8, यहाँ पे माइनस का 9, तो 9 - 8 1, x लिख के इसके गुणा में 1 लिख दिया हमने। साइन किसका आएगा? जो नंबर बड़ा है। बड़ा कौन है? 9, तो उसका आ गया। अपॉन डिवाइड में कितना आया? इज इक्वल टू, यहाँ 10 + 21 है 31/6। अब ये 12 इधर डिवाइड में है तो उधर जाके इसमें जाएगा मल्टीप्लाई में। ये -1 मल्टीप्लाई में उधर जाके तो x इज इक्वल टू 31/6 मल्टीप्लाई 12/-1। 6 से 2 जा 6 से 2। अब देखो इसका सॉल्यूशन आया। फ्रैक्शन में ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, नीचे तो नीचे 31 2 जा 62/। अब ये बात याद रखना कि अगर किसी भी फ्रैक्शन में तुम या ऊपर माइनस लगा लो या नीचे लगा लो या इनके सामने लगा लो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैं इसी को लिख सकता हूँ माइनस का 62। क्या समझ में आ गई भाई बात? इसको क्या लिख सकते हैं हमें? -62। ये बात क्लियर है? अब यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा ये तो समझ पाए कि अगर इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में होगी तो हम आसानी से उसको क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया हमारा। 8th क्लास में हमें इतना ही सिखाया था। अगला किस में सिखाया फिर हमें? 9th क्लास में। क्या उसमें आगे जी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था। इसमें क्या है हमारा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसमें क्या था? इसमें कहा इसने कि अगर कोई भी एक इक्वेशन है, क्या है? कोई भी एक इक्वेशन है, जैसे x + y = 5। कितने वेरिएबल हैं? एक है x, एक है y।
ऐसी भी लिख सकता हूँ मैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। क्या लिख नहीं सकता? इसमें कितने वेरिएबल हैं? 3। पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए, जब क्योंकि हम पूरा ही सीख रहे हैं तो 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल की बात हम समझ गए कि जी अगर 2 ही वेरिएबल है तो 2 3 है तो 3। देखो पिछली बार हमारा क्या था कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 हमने कह दिया बिल्कुल आसानी से, और इसका सॉल्यूशन भी कितना था? 1। क्योंकि ऐसा कोई नंबर बताओ जिसमें मैं 5 को जोड़ दूँ आंसर 3 आए, वो केवल एक ही नंबर है -2। लेकिन अगर मैं इस बात के लिए तुम्हारे से सॉल्यूशन पूछूं ना कि ऐसे 2 नंबर बताओ जिनका जोड़ कितना हो 5, तो तुम 1 और 4 भी ले सकते हो, 3 और 2 भी ले सकते हो, 2 और 3 भी ले सकते हो, 0 और 5 भी ले सकते हो। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं इनके। कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट। इसमें ये भी नहीं था, इसमें और भी हमें सिखाया। पहली बात, फर्स्ट स्टेप तो हमें सिखाया कि जी वेरिएबल कितने हैं। क्या सिखाया हमें? वेरिएबल। सेकंड हमें सिखाया टर्म कितनी होती हैं। क्या सिखाएंगे वो हमें? जैसे लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। कितनी टर्म है? देखो जब तक हम उनको ऐड कर सकते हैं ऐड करो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट करो। जब हमारे ये काम होने के बाद जो बचे, तो जब प्लस और माइनस से गैप में, जैसे एक ये होगी एक ये होगी एक ये होगी, तो कितनी टर्म है इसमें? 3 टर्म। कितनी टर्म है? 3 टर्म्स है। कितनी टर्म्स हैं जी? 3। लेकिन अगर मैं तुमसे ऐसे पूछ लूँ x प्लस वाई प्लस 3y इज इक्वल टू 4, तो पहले ये दोनों लाइक टर्म है तो ऐड होंगे, कितना हो गया? 2x, और ये 3y और ये भी ऐड होंगे तो कितना हो गया? 4y इज इक्वल टू 4। इसमें भी कितनी टर्म है? 3 है। फिर हमें इस टर्म के लिए उसने सिखाया कि अगर एक ही टर्म है तो मोनोमियल। क्या होगी वो? मोनोमियल। मोनो मैंने एक, मियल मैंने बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो मतलब ये हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है कि टर्म कैसे डिसाइड करते हैं। टर्म डिसाइड होती है जी प्लस माइनस के गैप से, या तो बीच में प्लस होगा या माइनस होगा या इजे इक्वल होगा। 2 बातें समझ में आ गई जी। पहले हमारे से पूछा कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में किससे बनती है? वेरिएबल से। मतलब वेरिएबल कितने होते हैं? 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, कितने भी हो सकते हैं। फिर हमारे से पूछा कि जी टर्म कैसे डिसाइड होती हैं, कि जैसे अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें लाइक और लाइक टर्म, जिसका लाइक टर्म का, उसके बाद हमारे पास जितने भी टर्म्स मैंने पद बचेंगी प्लस माइनस के बीच में जो होंगी उनको क्या कहेंगे? टर्म। 1 है तो मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल। फिर हमारे से थर्ड चीज़ वहाँ पे समझाई है उन्होंने, डिग्री। क्या समझाई है? डिग्री क्या होती है कि जैसे ही तुम्हारी इक्वेशन लिखी होगी उसमें टर्म भी होंगी, जैसे ये लिख दी मैंने x² प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। इसमें कितनी टर्म है? 1 2 3 4 वेरिएबल हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। जब कुछ ना दिखाई हो तो पावर कितनी होती है? 1। यहाँ भी होती है, किसी की भी पावर ले लो, किसी की पावर 0 कर दो तो क्या कह सकते हैं? हम 1 कह सकते हैं। और 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है हमारी। क्या समझ में आ गया भाई कैप्टन? अब यहाँ पे देखना है कि डिग्री क्या होता है। डिग्री होता है जी हाईएस्ट पावर। क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्या होता है भाई? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। इसकी डिग्री कितनी होगी? 2। चलो जी डिग्री के लिए थोड़ा सी और क्लियरिटी ले लेते हैं। लिख लिया मैंने x³ प्लस x² y² प्लस जेड इज इक्वल टू, तो 0 लिख लो, कुछ भी लिख लो। अब एक बात बताओ, इसमें टर्म कितनी है? 1 2 3। यहाँ पे पावर कितनी? 1। यहाँ कितनी? 3। यहाँ कितनी है जी? यहाँ बताओ। 4 पावर है जी। कितनी है? 4। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है हरियाणा बोर्ड CBSE दोनों के लिए, हरियाणा और CBSE दोनों के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ बच्चे सोचते हैं कि ये पावर एक ही बार देके कहते हैं कि जी पावर केवल कितनी है? 2। लेकिन जब 2 नंबर मल्टीप्लाई में होंगे, जब 2 नंबर किस में होंगे? मल्टीप्लाई में। तो जो पावर होती है वो क्या होगी? ऐड। अब यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी होगी? 4।
कितनी होगी जी? 4। तो क्या डिग्री समझ में आ गया? नहीं समझ में आई? क्लियर है भाई? ऐसे किसी और में भी कह सकते हैं, जैसे एक्स वाई स्क्वायर, तो यहाँ कितनी डिग्री होगी? 3। 1 नंबर का क्वेश्चन है जी, कहीं भी पूछा जा सकता है। क्या सबको क्लियर है? अब डिग्री के बाद एक टॉपिक और है हमारा बेसिस में, जो 4th टॉपिक बच गया, वो बच गया कोफिशिएंट का। किसका बच गया? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जैसे यहाँ लिख लो कि एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो मैं पूछूं वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो वाई स्क्वायर के गुणा में जो है कौन है? एक्स। जेड का पूछूं तो जेड के गुणा में। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब किसी के गुणा में कुछ ना दिखाई दे रहा हो तो वहाँ कितना होता है? 1। और ये साइन जरूर कैरी होता है जी। अगर मैं जैसे ऐसे पूछ लूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो इसके गुणा में है वो कितना है? केवल है। लेकिन एक्स के गुणा में कितना है? -1। क्या ये बात समझ में आ गई जी? पहली 9th चैप्टर की पहली 9th क्लास के पहले इस चैप्टर के पहले एक्सरसाइज में इतना ही समझने के लिए मैं कहा था कि जी डिग्री समझना, कोफिशिएंट समझना, ये सारी चीज़ें समझनी है आपको। अब सेकंड चैप्टर के लिए उन्होंने क्या सीखना, उसके इससे आगे क्या कह रहे हैं वो मैं, इससे आगे उन्होंने क्या समझाया वो ये बोले कि जी मैं एक ऐसे लिख रहा हूँ किसी भी पोलिनोमियल को, पोलिनोमियल भी समझाते हैं वो मैं वहाँ पे, वो क्या बोले कि जी मैं किसी भी पोलिनोमियल को ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं ऐसे लिखता हूँ तो थोड़ा सा समझेंगे कि क्या है x प्लस 3। इसने कहा है पोलिनोमियल ऑफ x ने कहा है कि जो भी यहाँ x होगा मैं उसमें क्या पुट कर दूंगा? x प्लस 3 ऐड कर दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ से तुम्हें एक चीज़ सिखाऊंगा कि जी सॉल्यूशन क्या होता है किसी इक्वेशन या पोलिनोमियल का। अगर वो पोलिनोमियल का पूछ रहा है तो ऐसी वैल्यू जो उस पूरे पोलिनोमियल को क्या कर दे? 0। जैसे इसमें मैं -3 पुट कर देता हूँ तो कितना हो गया? 0। ये इसका सॉल्यूशन भी कहलाएगा, रूट भी कहलाएगा, रूट्स भी कहलाएगा, सॉल्यूशंस भी कहलाएंगे, रूट्स भी कहलाएंगे और जीरोज भी कहलाएंगे। ये बात समझ में आ गई? इतनी सी बात से भी हम थोड़ा सा आगे बढ़े, क्योंकि हम चैप्टर तो कौन सा पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो अब इसमें सॉल्यूशन किसको कहेंगे? इसमें सॉल्यूशन इसको कहेंगे x और y की वो वैल्यू, x और y की वो वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर दें राइट हैंड साइड के। अब जी सोचते हैं हम इसको थोड़ा सा कि मैं x प्लस वाई, x को अगर मैं 1 मान लेता हूं तो y कितना हो जाएगा? 4। दोनों बराबर हो गए नहीं हो गए? मैं x को 0 मान लेता हूं, y को 5 मान लेता हूं, तब भी कितना हो गए? 5। मैं 5 इसको मान लेता हूँ, 0 इसको मान लेता हूँ, तब भी कितना हो गया? मैं 4 इसको मान लेता हूँ, 1 इसको मान लेता हूँ, तब भी कितना हो गया? 5। ये हमारे सभी के सभी क्या हैं? सॉल्यूशन है इसके। क्या समझेंगे इनने हमें? सॉल्यूशन। और किसी भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं जी। कितने सॉल्यूशन होते हैं? क्या समझ में आया कैप्टन? ठीक है। अब सॉल्यूशन भी समझ गए जी हम, सॉल्यूशन भी समझ गए ना। अब सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं 9th क्लास में मैं सिखाया है। जैसे कि ये लिख दिया कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। हाँ जी दद्दू जी, तो देखो मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको इधर रख लो, दूसरे को उधर ले जाओ। और यहाँ पे हमने वहाँ 9th क्लास में सीखा था कि हम एक बॉक्स भी बना के इन वैल्यू को लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। यहाँ मैं पहला केस लूँगा जिसमें 4y इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसमें यहाँ पे y को 1 मान लूँ तो x कितना हो गया? 5 माइनस 2 इंटू 1, मतलब x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 1 जा 2, कितना हो गया? 3। तो अगर मैं y 1 लेता हूँ तो x कितना होता है? 3। ऐसे ही अगर मैं y को 2 ले लेता हूँ तो x कितना हो गया?
5 माइनस 2 इंटू 2, 2 2 जा 5 माइनस 4 है 1। तो अगर इसको मैं 2 ले लूँ तो ये कितना हो गया। और मैं ऐसे कर करके अगर मैं y को 3 पुट कर देता हूँ तो x कितना हो गया 5 माइनस 2 इंटू 3 कितना हो गया 5 माइनस 2 3 जा 6 कितना आ गया -1। क्या समझ में आई जी बात। और इसके लिए भी यहाँ पे एक कॉलम और बना सकते हैं हम। कितना अगर मैंने 3 लिया तो इसकी वैल्यू कितनी आई। और ये सभी के सभी क्या हैं सॉल्यूशन। और तो सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या हुआ कि एक वेरिएबल को एक साइड रख लो, दूसरे को उधर ले जाओ, और एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हो, जिसको इस साइड ले गए हो इसकी वैल्यू पुट करते रहो, इसकी अपने यहाँ पे आते रहेंगे, यहाँ पेयर बना लो। क्या यहाँ तक की बात क्लियर होगी। ठीक है जी। अब हमारे से ये भी चीज़ होगी, हमें ये भी समझ में आ गया, जीरोज भी समझ में आ गए, ये भी समझ में आ गया। अब थर्ड बात क्या है उसको थोड़ा सा सीखते हैं। वो अब आ गई जी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax प्लस by इज इक्वल टू c। यहाँ पे a क्या होता है x का कोफिशिएंट, b क्या होता है और c होता है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म जिसमें कोई वेरिएबल भी नहीं होता। c किसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म को जिसमें वेरिएबल नहीं होता। 9th क्लास में इतना ही सिखाया है और 10th में इसका यूज किया गया है। जैसे मैंने लिख दिया -5x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो जी a लिखूं तो मैं a x के गुणा में 5 है -5 -5। b लिखूं y के गुणा में कौन है 3 और c कितना है 5। ठीक है जी। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन अगर कई बार ऐसा लिख दे कोई 4y माइनस 3x इज इक्वल टू 7। जा गई वो तो उसमें बैठ जो परले कमरे में। तो यहाँ पे अगर हम समझें तो a कौन होगा। बच्चे ये सोच ले कि जो पहली टर्म में वेरिएबल के गुणा में है उसको हम a कहते हैं। नहीं, x का कोफिशिएंट है तो x जहाँ है वहीं उससे जाके पूछो कि आपके गुणा में कौन है। तो x से हमने यहाँ जाके पूछा कि जी आपकी गुणा में कौन है, वो बोला। और अगर मैं b पूछूं तो y के गुणा में कौन है, और जो c पूछा तो वो कितना हो गया। यहाँ तक हमें एक बात और समझ में आई कि जी कोफिशिएंट क्या होते हैं। x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b और c कांस्टेंट टर्म। अभी बस एक लास्ट टॉपिक आ गया हमारा 9th क्लास के लिए। वो क्या है, वो है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। क्या आता है जी ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ये भी कहाँ सीखा हमने 9th क्लास में। ठीक है, अब इसको किससे क्या समझेंगे, थोड़ा समझेंगे क्या है बात। मान लो मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करेंगे। कितने सॉल्यूशन हैं इसके इनफाइनाइट। और तुमने 9th क्लास में थोड़ा सा ये भी सीखा है क्या कि जी ये हमारा y एक्सिस है, सीखा है। ये हमारा x एक्सिस है। अगर मैं ऐसे इसको 1 इसको 2 इसको 3 इसको 4 इसको 5 इसको 6 मान लूँ, इधर भी 1 2 3 इधर भी -1 -2 इधर भी माइनस, ऐसे ये होता है हमारा ओरिजिन। अब इस इक्वेशन के हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन है जी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। x अगर 1 है तो 1 में कितना जोड़ूं कि 3 हो जाए 2। x 2 है तो कितना जोड़ूं, और x अगर 0 है तो कितना जोड़ूं 3। इनको बोलते हैं, ये पूरा एक सॉल्यूशन जिसमें पहले हम लिखते हैं x और दूसरा हम लिखते हैं और इसको ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या बोला जाता है हमारा कोऑर्डिनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मतलब x1 कहाँ है, x1 ऐसे ही ऊपर लाइन पे कहीं भी है, पूरी लाइन पे। पूरी लाइन क्या होती है x1, ये है x एक्सिस दो, और ये लाइन क्या है जहाँ y 2 है, कितना है y 2, और इस कटिंग पॉइंट पे वैल्यू कितनी है x 1 है y 2। ऐसे ही
इसने कहा अगली लाइन में, इस लाइन पे क्या हो जाएगा जी, x2 x2 पूरी लाइन पे ऊपर नीचे, और इस पूरी लाइन पे y कितना हो जाएगा, y1। तो ये इक्वेशन, ये पॉइंट है 2 और 1 अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है। अगर मैं इन दोनों लाइनों से स्केल रख के ऐसे एक लाइन खींच देता हूँ, ये एक लाइन है जो किसकी बात को साबित कर रही है, x + y = 3। इस पे कितने पॉइंट है, देखो कितने हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कितने पॉइंट्स हैं इस पे, इनफाइनाइट पॉइंट है। कितने पॉइंट हैं, इनफाइनाइट। हाँ जी, क्या यहाँ तक की बात क्लियर होगी। यहाँ से अब क्या समझे कि ये एक ग्राफ है जिसपे इनफाइनाइट पॉइंट है, वो सारे किसको दिखा रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन को। किसको दिखा रहे हैं वो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट। देखो ये भी लाइन है, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये भी एक लाइन है जिसपे x की वैल्यू क्या होती है a, और ये भी एक लाइन, क्योंकि ये तो क्या होगा हमारी, ये मान लेते हैं हम, ये तो ओरिजिन है जिसको हम 0 0 कहते हैं, और इसको क्या कहेंगे, y = b, और इस पॉइंट को क्या कहते हैं हमेशा, a, b। ये कहाँ से निकालते हैं, ये हमने ऊपर निकाला ही है ऐसे, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे 2, 1, इसको कैसे लिखेंगे 0, 3। एक लाइन बनाने के लिए मुझे बस केवल कितने पॉइंट चाहिए हैं, 2 पॉइंट चाहिए। कितने पॉइंट चाहिए हैं, 2 पॉइंट चाहिए। क्या समझ में आ गई जी बात। ये था हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन अब जो टॉपिक स्टार्ट है वो है जी पेयर ऑफ, 10th क्लास का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये बात सही है नहीं है। अब क्या पढ़ेंगे हमें, पेयर। लीनियर का मतलब समझ में आ गया हमारा, डिग्री कितनी 1। इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया 2, मतलब = और 2 वेरिएबल का मतलब जिसमें जैसे x और y का पेयर बना दे, y और z का पेयर बना दे, किसी के साथ भी पेयर बना सकते हैं वो हमारा। लेकिन अब हमें उनका क्या पढ़ना है, पेयर पढ़ना। क्या पढ़ना है, पेयर। तो एक पहले ये बात समझाओ कि जैसे मैं लिख दूं x - y = 3, क्या इसको मैं एक लाइन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? बिल्कुल। अब ये सीख के आए हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लाइन की। मतलब कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जो इक्वेशन होती है वो किस पे रिप्रेजेंट करी जा सकती है, के और लाइन मान लो कि ये लाइन है इसकी, तो इस लाइन के जो सारे ऑल पॉइंट हैं क्या हैं, वो क्या हैं, सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे वो, सॉल्यूशन। किसके, जिसकी भी लाइन होगी, किसके, जिसकी भी लाइन होगी। अब तुम सोच रहोगे जी इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, तो जी समझाता हूँ। अभी हम क्या पढ़ेंगे, पेयर। क्या पढ़ेंगे, पेयर। किसका, 2 इक्वेशंस का। किसका भाई, 2 इक्वेशंस। तो मेरे पास 2 इक्वेशन है, तो क्या क्या हो सकता है, 2 इक्वेशन है तो 2 इक्वेशन कितनी लाइन बनेंगी, 2 लाइन। कितनी लाइन बनेंगी भाई, 2 लाइन। और वो 2 लाइन कैसे कैसी खास बात शो करेंगी वो समझते हैं। पहला वो क्या कर सकते हैं, पहला वो पैरेलल हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं जी। क्या हो सकती हैं, पैरेलल। जैसे मान लो ये हमारी एक लाइन है और ये भी एक दूसरी लाइन है, पैरेलल होगी। अब बताओ इससे क्या फर्क पड़ा, अभी पैरेलल होने से क्या पता लगा हमें, इस लाइन के जो इनफाइनाइट पॉइंट हैं वो किसके सॉल्यूशन है, इसके ही, और जो इसके हैं वो नो सॉल्यूशन है। और पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, नेवर मीट। क्या होगा, नेवर मीट। अगर वो मिलेंगी ही नहीं तो एक भी पॉइंट उनका ऐसा नहीं होगा जो कॉमन हो जाएगा, तो इस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा जी इस केस में, और इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, लाइन का इनकंसिस्टेंट होना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में इनकंसिस्टेंट होने का मतलब है नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन कब होगा, जब पैरेलल लाइन होगी।
नो सॉल्यूशन कब होगा? जब पैरेलल लाइन होगी। दूसरा केस क्या है कि जी वो इंटरसेक्ट भी तो कर सकती हैं एक दूसरे को। क्या कर सकती हैं? इंटरसेक्ट। अब ये बताओ, इसके इनफाइनाइट पॉइंट है जो इसके सॉल्यूशन है, इस पे भी तो इनफाइनाइट पॉइंट है जो इनके। ऐसा केवल कितना पॉइंट निकल के आया जो दोनों के ऊपर है? एक। तो कितने सॉल्यूशन होंगे इनके दोनों के? अब देखो, अकेले के तो इनफाइनाइट है, इसके भी और इसके भी, लेकिन दोनों के कॉमन सॉल्यूशन कितने हो गए? 1। और इस 1 को क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। जैसे यूनिक पब्लिक वाला स्कूल है ना, वो यूनिक सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन। तो जी कब होंगे यूनिक सॉल्यूशन है? जब इंटरसेक्ट करेंगे लाइन। जब लाइन क्या करेंगे? इंटरसेक्ट। तो कितने सॉल्यूशन होंगे? एक सॉल्यूशन। कितने होंगे? और इस चीज को हम कहते हैं कंसिस्टेंट होना। क्या होना कहते हैं इसको? मतलब अगर सॉल्यूशन है तो क्या है वो लाइनें? कंसिस्टेंट है। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो क्या नहीं है? कंसिस्टेंट नहीं। क्या कैप्टन समझ में आ रहा है? ठीक है जी। थर्ड केस क्या है कि वो लाइनें कोइंसिडेंट हो जाएं एक दूसरे के ऊपर। क्या हो जाएं? मतलब एक लाइन ऐसी थी, दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही आ गई। तो कितने पॉइंट इनके सेम है? सारे ही पॉइंट सेम है, एक दूसरे के ऊपर है। तो कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे? कब? जब लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाए। और क्या मैंने ये कहा था कि सॉल्यूशन है तो क्या है वो? कंसिस्टेंट है। और सॉल्यूशन नहीं है तो कंसिस्टेंट नहीं है। तो ये भी क्या है? कंसिस्टेंट। और जब आपसे कंसिस्टेंट की बात पूछे तो दिमाग में रखना है कि जी सॉल्यूशन या तो कितने हो? 1 और या कितने हो? इनफाइनाइट। दोनों ही केस में किसको क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट कहेंगे। और अगर पैरेलल लाइन है, क्या है? तो फिर क्या है वो? नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट कहेंगे उसको। फिर क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट। अभी तक तो हम ये ही समझे हैं कि जी लाइनें काट सकती हैं, कर सकती हैं। लेकिन हम एक बात और खास बात नोट करी मैथमेटिशियन ने, वो खास बात हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जी जब हम ये कहें कि कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होंगे, तब उन्होंने ना कोफिशिएंट के बीच एक रिलेशन देखा कि जी अगर मैं दो इक्वेशन लेंगे हम, तो पहली इक्वेशन को दिखाऊंगा a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू। ध्यान रखना, जब आप कंपेयर करो तो इधर अगर दोनों तरफ 0 है तब भी ठीक है, इधर c लेके चले गए तब भी ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक की कांस्टेंट टर्म उधर है और एक की इधर है, फिर गलत हो जाएगा। ये बात नोट करने की हमेशा कि अगर या तो दोनों तरफ ये इस साइड x है तो x भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करना कि यहाँ 0 ही बना लेना, इजी रहेगा, ना तो डाउट में गलती करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमारा a1 का मतलब क्या है कि जैसे एक ऊपर लाइन लिख दी तो इसके जो कोफिशिएंट है x का वो a1, इसका जो y का कोफिशिएंट है वो b1। अब पिछली बार तो हमने a b से दिखा दिया था, लेकिन अब हमारे पास पेयर है तो हमने अलग अलग लिस्ट दिखाना पड़ा। अब उन्होंने इनके ऊपर क्या देखा कि जी अगर a1 का a2 से रेशो निकाल लूँ और b1 का b2 से रेशो निकाल लूँ, अगर ये इक्वल ना आए ना तो वो कितने सॉल्यूशन दिखाएगा? यूनिक सॉल्यूशन दिखाएगा। नो सॉल्यूशन। क्या दिखाएगा वो? यूनिक सॉल्यूशन दिखाएगा। क्या दिखाएगा कैप्टन ने? यूनिक सॉल्यूशन। जब इन दोनों के x के कोफिशिएंट का रेशो और y के कोफिशिएंट का रेशो अगर इक्वल ना आए तो क्या दिखाएगा वो? यूनिक सॉल्यूशन दिखाएगा। यूनिक मतलब कि 1 और 1 मतलब कि वो चीज़ क्या है? कंसिस्टेंट है। याद रखनी है ये बात, क्या है वो? कंसिस्टेंट है। अब दूसरा केस, दूसरे में वो ये बोले कि अगर ये a1 अपॉन a2 बराबर हो जाता है b1 अपॉन b2 के और बराबर नहीं होता है c1 बाई c2 के, तो क्या हो जाएगा? ये नो सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब कि पैरेलल लाइन हो जाएंगी और मतलब कि इनकंसिस्टेंट हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? Inconsistent. ठीक है भाई देखो। तीसरा केस हमारा क्या है कि अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तब क्या हो जाएगा? Infinite इनकंसिस्टेंट नहीं, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कोइंसिडेंट लाइन। क्या हो जाएगी? कोइंसिडेंट लाइन। कितने सॉल्यूशन है? Infinite. इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन है? Infinite. solution। और इसको क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं इसको? Consistent. कंसिस्टेंट। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्या यहाँ तक क्लियर है सबको कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होने का मतलब क्या है? ठीक है। इस चैप्टर में जो पहली एक्सरसाइज जिसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कह रहे हैं वो यही है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे? अब हमने ये चीज़ समझी। पहले तो हमने देखा कि ट्रम, फिर हमने देखा क्या? कोफिशिएंट, फिर हमने देखा सॉल्यूशन, फिर हमने किस पे रिप्रेजेंट किया? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को लाइन पे। तो पहली एक्सरसाइज में वो जैसे आप एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, बिल्कुल देसी सी भाषा में मैंने कहा राम की आयु, हिंदी में थोड़ा लिख लेते हैं, आज मुझे भी हिंदी लिखने भी भूल गया हूँ। आयु शाम से 4 गुना, शाम के 4 गुना से 10 ज़्यादा है। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं भाई, बहुत आसान है। जब मैं अपनी क्लास में था, सही बताऊँ, वहाँ पे हिंदी में होने से ना मैं बहुत बेनिफिट मिलता था। जिसका जिक्र किया ना उनकी वैल्यू कुछ भी मान लो। जैसे यहाँ पे राम की आयु का जिक्र किया है तो हम ऐसे लिखते थे माना राम की आयु। अब तुम कैसे लिखते हो? लेट द एज ऑफ राम, क्या मान ली? कुछ भी मान ली हमने, एक एक्स मान ली। लेट द एज ऑफ श्याम, कितनी मान ली? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन के अनुसार। इसने कहा है कि श्याम की आयु के 4 गुना से भी 10 ज़्यादा, तो श्याम की आयु y है, y का 4 गुना। 10 ज़्यादा मतलब 10 जोड़ेंगे, और ये किसके बराबर है? राम की आयु के। इसने यही तो कहा है। ये ही चीज़ नहीं आ रही है 10th क्लास में बच्चों को कि अगर बातें कही जाएं तो उसको हम लिखेंगे कैसे। पहले तो ये लाइनें नहीं समझ में आती कि ये लाइनें क्या दी गई। फिर आपको क्या करना है कि इस लाइन का ग्राफिकल सॉल्यूशन भी निकालना है। तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? मुझे 2 सॉल्यूशन चाहिए होंगे, पेयर ऑफ सॉल्यूशन। मैं यहाँ पे अगर y को 1 पुट कर दूँ तो x कितना हो जाएगा? y का 4 गुना प्लस 10 14, एक पेयर x y, y 1 x 14। और अगर मैं y को 0 कह दूँ तो x कितना हो जाएगा सीधा? तो जी ऐसे हम एक लाइन खींचते हैं यहाँ पे। x की वैल्यू थोड़ी बड़ी है तो इसको हम थोड़ा ऐसे रख लेंगे, यहाँ 5, यहाँ 10 और यहाँ 15। जब y 0 है तो x कितना है? और y 0 कहाँ होता है? हमेशा x एक्सिस पे y कितना होता है? 0। तो ये हो गया जी पॉइंट हमारा। क्या है ये पॉइंट? x 10 y 0। दूसरा पॉइंट x y 1 x 14। मान लो ये यहाँ पे y है तो यहाँ से एक लाइन जिस पे y पूरी पे 1 होता है, यहाँ पे एक लाइन पूरी y कितना होता है? 14। तो ये कितना हो गया? वो x 14 y है, क्योंकि पहले किसका लिखते हैं? x। अब ये 2 पॉइंट हो गए। इन दोनों पॉइंटों का स्केल यहाँ रख के ऐसे लाइन अगर मैं खींच देता हूँ तो ये एक लाइन होगी किसकी? इस जो ऊपर लिखी हुई है इसकी। क्या समझ में आ गई? हाँ जी गोस्वामी जी, समझ में आ गई बात? ये ही बात है जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेकंड एक्सरसाइज। क्या करते हैं? सेकंड एक्सरसाइज। क्या कहा गया है सेकंड एक्सरसाइज में? सेकंड एक्सरसाइज में वो कह रहे हैं कि जी आपको सॉल्यूशन निकालने होंगे लाइन के।
क्या निकालने होंगे? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन निकालने के दो तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका है सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट करना। अब इसका मतलब क्या है, ये केमिस्ट्री में भी है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है हटाना, या हटाने से भी ज़्यादा अच्छा इसके लिए वर्ड है कि एक की जगह लेना या दूसरे को पुट करना। क्या करना है जी? एक की जगह लेना, एक की जगह लेना। एक की जगह कैसे ली जाती है? जैसे हमने एक ही ले लिया, x + y = 7 है, 2x + y = 9, ऐसे कुछ भी ले लिया। अब हमारे पास इक्वेशन है 2, इसका नाम हमने रख लिया 1, इसका नाम रख लिया 2। ठीक है जी, क्या रख लिया इसका नाम में 1 और इसका नाम क्या रख लिया 2। मैं किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ के उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकता हूँ। जैसे यहाँ लिखना, अब देखो जो भी तुम मैथ में करोगे, अगर नंबर अच्छे चाहिए हैं तो जो करोगे उसको लिखियो कि टेकिंग 1, तो 1 ले लिया हमने, तो x + y = 7। अगर मैं कहूँ कि ये y उधर जाके किसका होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 - y, क्या आ गई 7 - y। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, हमारी इक्वेशन थोड़ा दोबारा लिख लेते हैं कि x + y = 7 और 2x + y = 9। क्या बात सही होगी भाई? हमने एक इक्वेशन लिखी, इसको नाम लिखा था हमने 1, इसका नाम लिखा था 2, और हमारी एक वैल्यू आई थी कि x = 7 - y। अब यहाँ लिखेंगे कि पुट वैल्यू, साफ साफ लिखना, राइटिंग हमें साफ रखनी है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन, किस में से निकाली वैल्यू 1 में से, तो हमेशा किस में पुट करना, दूसरे वाली में, सेकंड वाली इक्वेशन क्या कह रही है उस पर हमेशा ध्यान रखना। इसने कहा कि जो भी x होगा मैं उसका डबल करूंगा, तो x क्या है अब हमारा 7 - x, इसका क्या कर दूंगा प्लस में क्या कर दूंगा बराबर किसके पुट कर देंगे, जो दे रखा है उसी के। अच्छा एक सेकंड, हाँ भाई मिस्टेक हो जाती है y। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमने ऐसा किया भी क्यों है। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ और फिर इसके साथ भी, तो 7 × 2 = 14 माइनस 2x प्लस y = 9। अब ये बताओ ये किस में होगा, किस में होगी ये सारी इक्वेशन 1 वेरिएबल में, किस में होगी 1 वेरिएबल। और कहाँ सिखाई थी हमें ये चीज़ें, 8th क्लास में सिखाई थी कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो सोल्व करेंगे, ये 14 माइनस के 2y प्लस के y, यहाँ ध्यान दो, यहाँ y का कोफिशिएंट है 1 है, यहाँ है -2। रफ में भी सोच सकते हो थोड़ा बहुत कि -2 और प्लस का 1 ऐड करना है। प्लस माइनस की मल्टीप्लीकेशन नहीं सोचना इसको कभी भी। जब हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते वक्त एक नंबर माइनस का और एक नंबर प्लस का हो, तो आंसर हमेशा इन दोनों का गैप होगा, 2 - 1 1, और साइन किसका होगा, बड़े नंबर का, बड़ा है 2 का साइन है माइनस का 1, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाती है -y = 9। अब ये 14 इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का, तो -y = 9 - 14 और -y = अब देखो फिर वही आ गया, 14 प्लस का 9 माइनस का और 9 प्लस का, एक प्लस का एक माइनस का, तो सब्ट्रैक्ट करो 14 - 9 -5। बड़ा नंबर कौन है 14, इसका साइन आ गया। जब दोनों तरफ माइनस हो तो उनको हम काट सकते हैं। y की वैल्यू कितनी आ गई। अब तक हमारे पास देखो ये सारा प्रोसेस झंझट किया ही क्यों है कि हमारे पास क्या निकल के आए, वैल्यू निकल के आए। क्या निकल के आए, वैल्यू। यहाँ से हमें इसको नाम दे दो 3, ठीक है। हमें x की वैल्यू भी तो चाहिए होगी, ऐसा किया हमने x की वैल्यू y में पुट करी, जिससे क्या बनी हमारी इक्वेशन है 1 वेरिएबल में बन गई, और 1 वेरिएबल सोल्व करना हमें आता है, सोल्व कर लिया। अब ये वैल्यू किस में पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन 3। अब ये बताओ, अगर हम ऐसे लिखते चले तो एग्जामिनर को लगेगा कि भाई बच्चा हमेशा ऊपर से देख के नीचे चल रहा है, रटी रटाई चीजें नहीं याद कर रहा है। तो पुट कर दिया, x कितना था 7 माइनस वाई, तो पुट कर दिया 7 माइनस वाई कितना हो गया 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन is the solution of equations, जो हमारी इक्वेशन से मिली थी। कैसे की बात है या नहीं? तो कौन सा मेथड है ये? सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट का मतलब एक वैल्यू किसी एक वेरिएबल में लेके जाना है उसको। करना में हर बार यही है कि किस में लेके जाएं, एक ही वेरिएबल में लेके जाएं। अब तुम्हें करना कब कब है? जब भी तुम सॉल्यूशन करो, क्या करो, जब भी तुम्हें सॉल्यूशन करो, उस सॉल्यूशन में क्या खास बात है देखना। अगर तुम्हारे पास पहला केस था यूनिक सॉल्यूशन, क्या है यूनिक सॉल्यूशन, ओनली तब करना है। क्या करना है? क्योंकि अगर हमारा जो दूसरा और तीसरा केस है जिसमें हम इसमें पैरेलल लाइन कहते हैं, क्या इसमें सॉल्यूशन है? नहीं। तो नहीं है तो क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। दूसरा कौन सा था? कोइंसिडेंट लाइन, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन है? तो तुम एक तो नहीं निकाल सकते, कितने हैं वो? इनफाइनाइट। तो तब भी नहीं निकाल सकते। तो इन दोनों केसों में कभी भी हम लाइन को सोल्व नहीं करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व नहीं करेंगे। केवल और केवल कब करेंगे? जब यूनिक सॉल्यूशन होगा। केवल और केवल कब करेंगे? यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो एक मेथड तो हमने सीखा, कौन सा? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे 5/2 x प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 4। और ये भी कह दें हमें 3/2 x प्लस 9y इज इक्वल टू 5/3। देखो, जब तुम्हें कभी भी ऐसा दें तो सबसे पहले ना उनको के नीचे से फ्रैक्शन फ्रैक्शन ख़त्म करने की कोशिश करना, ताकि तुम्हारे लिए इजी हो जाए। और फ्रैक्शन लेना, अगर मैं इस एक को लेंगे हम टेकिंग 1, जो करोगे वो हमेशा लिख लेनी वो बात है। तो हमने कौन सी इक्वेशन ले ली? 1। तो ले लीजिए 5/2x प्लस y/3 इज इक्वल टू 4। दोनों तरफ का एक ही साथ एलसीएम ले लेना, 3 का और 2 का 6। क्या करते हैं एलसीएम सोल्व करने के लिए? 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, 3 आया, 3 की मल्टीप्लाई 5 से 15x। 3 से डिवाइड किया 2 आया, 2 की y के साथ 2y। और इसके डिवाइड में कितना है? 1 से डिवाइड किया 6 की मल्टीप्लाई 4 के साथ है। तो मतलब जब दोनों का एलसीएम ले लेते तो हम छोड़ देते, तो हमारी वो इक्वेशन बन गई 15x प्लस 2y इज इक्वल टू 24। फिर हमने कौन सी ली है? इसको हमने थर्ड नाम रख दिया। फिर टेकिंग सेकंड, कौन सी ले ली अभी? टेकिंग सेकंड। सेकंड क्या थी हमारी? थोड़ा देख लेते हैं एक बार। 3/2x प्लस 9y इज इक्वल टू 5/3। 3/2x प्लस 9y इज इक्वल टू 5/3। क्या लेंगे इसका? एलसीएम। एलसीएम इसका भी कितना आ गया? 6। 2 से डिवाइड करा, 6 को 3 की मल्टीप्लाई 9x। यहाँ कितना है? 1 से 6 को डिवाइड किया, 9 6 जा 54y। 3 से डिवाइड किया 2 की मल्टीप्लाई 1, हमारी इक्वेशन बन गई 9x प्लस 54y टू 10। ये कौन सी इक्वेशन होगी? और इसमें से वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकाले जाए? अब यहाँ पे बस अद से क्या हो सकता है आपके साथ? कैलकुलेशन टफ हो सकती है। क्या हो सकती है? कैलकुलेशन। और मैं कहता हूँ कि मैथ में जिसकी कैलकुलेशन ओके है ना, उस बच्चे के मैं गारंटी लिखता हूँ भाई कि 90+ तो कोई भी नहीं रोक सकता माई का लाल। क्योंकि तुम गलती ही हमेशा ये करते हो। मैंने बच्चों को देखा है कि जी उनके सामने ऐसा रहता 15 + 12, क्या आप इतना जोड़ना भी गलत लिख दे, क्या आप क्या निकाल ले। मेरे सामने बच्चों ने मिस्टेक की है कि यहाँ लिखा था 25 और नहीं 25 नहीं था, एक सेकंड रखो, ऐसे लिखा था 16 + 9 और एक के सामने लिखा था ऐसे ही 16 - 9।
दोनों के दिमाग में ये था कि इन दोनों का आंसर, ठीक है, नहीं एक, हाँ एक में था ये, एक सेकंड, नाइन माइनस 16, और दोनों देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कुछ और आएगा, इसमें से इसको, लेकिन दोनों ने क्या लिखा था आंसर है √25, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम सोल्व कर रहे थे और उनको पता था कि हमारा इसके बाद यही आएगा, कोई लॉजिक नहीं बनता कि हमसे एडिशन सब्ट्रैक्शन भी गलत करें। तो कैलकुलेशन पे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आज के टॉपिक में हम बस कितना सीख रहे हैं कि हमें करना क्या है। कल जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो कल हरियाणा बोर्ड के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो सारे उठा लेंगे, ठीक है। तो जी एक मेथड तो हमने सीख लिया, कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन। अगला मेथड कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड है। कौन सा है, एलिमिनेशन। एलिमिनेट का मतलब भी, इसका भी मतलब हटाना है। एक WWE की फाइट होती थी हमारी, WWE की, जब मैं छोटा था देखता था तो उसमें एक एलिमिनेशन चैम्बर होता था, मतलब पीट पीट के बाहर निकालना था। इसमें क्या करना है, देखो अगर मान लो x + y बहुत फेमस है, ये बहुत इजी भी है, और x - y = 3। मैंने ये भी देखा है कि 12th क्लास के बच्चे भी ऐसी सिंपल इक्वेशन में भी ये सोच पूछते हैं कि जी क्या करें, हमें नहीं पता चल रहा है इसके बाद, ठीक है। देखो एलिमिनेशन में क्या करते हैं कि जी हम दोनों इक्वेशन को या तो हम क्या कर देते हैं ऐड, और या क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। अब इतना तो हमारा लॉजिकल ब्रेन हमें आंसर देगा कि जी कब हमें ऐड करना, कब हमें सब्ट्रैक्ट करना। जैसे कि यहाँ देखो, अगर मैं दोनों को सीधा सीधा ऐड कर देता हूँ तो एक y प्लस का है, एक y माइनस, दोनों कट जाएंगे, तो ये दोनों मैंने क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो x + x 2x, y - y 0, 5 + 3 8, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड का, क्या आ गई जी हमारी एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। देखो फिर हमने क्या किया, पिछली बार भी तो यही किया था कि इक्वेशन को किस में कन्वर्ट किया था हमने, एक वेरिएबल, अब भी यही किया है। हाँ जी गोस्वामी जी, अब ये बताओ कि मेरे पास एक तो है ये इक्वेशन, इसका नाम हम रखना है कि ये है, मैं इस x की वैल्यू किसी में पुट कर दूं, सेटिस्फाई कर देगा। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन 1, तो जी 4 + y = 5, ये 4 इधर प्लस का उधर जाके, तो 5 - 4, y की वैल्यू कितनी आ गई, अब हमारे पास सॉल्यूशन है जिसमें x कितना 4y ये है, और इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करना। याद कर लो कि जी एलिमिनेशन में तो हम कोफिशिएंट इक्वल करेंगे, सब्स्टिट्यूशन में एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और किस में पुट करेंगे, दूसरे में पुट करेंगे। हाँ जी, तो दूसरा नहीं, ठीक है। एक एग्जांपल से और देख लेते हैं, जैसे ऐसे आ गया हमारे पास 2x + 3y = 4 और 3x + 2y = 9, ऐसे कुछ भी लिख लेते हैं हम, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या करेंगे इसमें, कोफिशिएंट बराबर करेंगे। पहला प्रोसेस देखो, उसमें बराबर थे तो देखो इसने कहा मेरे पास ही बैठा है, यही कह रहा है कि जी ऐड कर देंगे, नहीं करेंगे, ना ऐड करेंगे ना सब्ट्रैक्ट करेंगे पहला, क्योंकि वो लॉजिकल हमें सोचना भी तो है ना कि खत्म करना है ना, और खत्म कब होंगे, जब इनके क्या बराबर होंगे, कोफिशिएंट बराबर होंगे। तो जी मैं अगर इस वाली लाइन को देखो, इन दोनों के किसके करने हैं, x से कर लो या y के, तो x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, यहाँ है 2 और यहाँ है 3, या तो सीधे सीधे ऊपर नीचे ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 की मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन के साथ, इस पूरे के साथ, और 3 की मल्टीप्लाई इससे पूरी इक्वेशन, तो 3 की मल्टीप्लाई की, 3 2 जा 6x + 3 3 जा 9y = 4 3 जा 2 की, 3 2 जा 6x, 2 2 जा 4y 9 2 जा 18। अब करेंगे जी क्या, या माइनस करो, सब एडिशन तो कर नहीं सकते क्योंकि 6 + 6 12 हो जाऊंगा, हमें तो खत्म करना है, तो अब माइनस कर देंगे, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस, क्योंकि सबके साइन चेंज होंगे। तो जी 6x - 6x 9 - 4y 5y,
12 माइनस 18 -6। y की वैल्यू कितनी आई? -6 y। अब किस में पुट करनी है? अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे 2x + 3y, तो पहली में ही पुट कर दो 2x + 3y। y कितना हो गया? -6/5 इज इक्वल टू किसके था? 4 के। किसके था? 4 के। तो इसको कैसे सोल्व करोगे ये बताओ। अब 2x पहले ब्रैकेट सोल्व करो। देखो यहाँ है प्लस, और प्लस के मल्टीप्लाई किसके साथ है? प्लस माइनस की मल्टीप्लीकेशन है, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ। 6 3 जा, नीचे डिवाइड में 5, इधर इज इक्वल टू 4। अब देखो ये माइनस का उधर जाके प्लस, तो 2x इज इक्वल टू 4 + 18/5। क्या करेंगे उधर? LCM। तो एलसीएम ले लिया जब। इसके डिवाइड में कौन है? 1 से 5 को डिवाइड किया, 5 5 4 जा, 5 से 5 डिवाइड किया, कितना आया? 18। अब जी 2x इज इक्वल टू कितना हो गया? 38/5। ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके तो 38 के डिवाइड में 5, और नीचे डिवाइड में ही 2 आया, कितना आया? 19। तो कितना आ गया? 19/5। और ये हमारा थर्ड चैप्टर की यही बात है। 2 तो मेथड है हमारे पास। क्या है? 2 मेथड। एक सब्स्टिट्यूशन है और एक एलिमिनेशन। आज हमने इसका क्या सीखा है? बेसिक सीखा है जी। हम करना क्या, हमेशा पूरा मैथ करना, पूरा मैथ का अगर सबको ये याद है ना कि किस जगह पे क्या करना, और थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि एक चुटकी समझ क्या दे दे, क्या यूज कर लो तुम? एक चुटकी समझ। और क्या याद रखो हमेशा? सारे बेसिक कंसेप्ट याद रखो मैथ में। कैलकुलेशन गलत मत करो। क्या मत करो? कैलकुलेशन गलत मत करो। जैसे कई बार मैंने देखा है बच्चों को कि 2/3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कर दी, और 4 कैसे करेंगे? 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। मतलब उनको पता ही नहीं कि एक फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो अगर कैलकुलेशन गलत है ना, तो जी ये मान लो कि कोई माई का लाल तुम्हें बचा नहीं सकता, कितना ही जोर लगा दे। क्यों नहीं बचा सकता जी? बहुत बड़ा रीज़न है उसका। कैसे बचा लेगा? जब तुम इसमें नहीं गलत करोगे, अगले में करोगे, अगले में नहीं करोगे तो उससे अगले में करोगे। जब तुम्हारा जोड़ना घटाना ही गलत है तो कोई भी ठीक नहीं कर सकता। तो इसके लिए पूरे एफर्ट करना, के लिए सीख के आना, फिर आगे समझेंगे। ठीक है।